मृत्यु, डेथ, ये एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य है जिससे हम सभी आंख मीचे रहते हैं। किसी अनजाने 99 की दौड़ में हम सब शामिल रहते हैं। सांसारिक और भौतिक सुखों की खोज, भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में व्यक्ति सुबह से शाम तक एड़ी चोटी एक करके पैसे कमाता है, पर वो ये बात भूल जाता है कि कफन में जेब नहीं होती। नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आइए जानते हैं नया क्या है। तो पिछले वीडियो में हमने मृत्यु को लेकर एक लग्नेश और अष्टमेश से रिलेटेड मुद्दों पर चर्चा की थी। मृत्यु, जैसा हम जानते हैं कि ज्योतिष जगत में किसी भी भाव, किसी भी घटना विशेष के बारे में जानने के लिए उसके भाव, भावेश और कारक की चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में हमने भाव और भावेश, मृत्यु से संबंधित भाव और भावेश की चर्चा की, डिटेल में चर्चा की, और आज हम चर्चा करेंगे कारक की। और उससे भी पहले हम चर्चा करेंगे, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जेमिनी महर्षि का नाम मृत्यु को प्रेडिक्ट करने में उन्होंने जो जेमिनी सूत्र दिए वो बड़े काम के हैं, और इस पर हम सभी चर्चा करने से कतराते हैं। मेरी जितनी भी स्टडीज रही है, जितना भी थोड़ा बहुत मैंने अध्ययन किया है, ज्योतिष की साधना की है, उसी पर आधारित है आज का एपिसोड। मेरा मन कहता है कि जितनी शिद्दत, जितनी लगन से हमने इसकी अध्ययन की है, और ये वीडियो जितना मैं ऑथेंटिक बना रही हूँ, इसको देखने के बाद आप कितने भी नए ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, आपको मृत्यु और जीवन कितना लंबा चलेगा इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल नहीं रहेगा। इस वीडियो में मैंने कुछ भी बाकी नहीं रखा, और जेमिनी महर्षि के सूत्रों को आप बहुत सारी कुंडलियों में लगाकर देखिए और इसको सत्यापित कीजिए। मैं एक एग्जाम्पल चार्ट भी इन सारे सूत्रों को देने के बाद अंत तक आप बने रहिए। वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि जेमिनी सूत्र अगर आप कोई भी एक बीच में मिस कर जाते हैं तो आप सीधे कमेंट में लिखेंगे कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, मैंने ये चीजें आपने बताई, लगाकर मैंने देखा पर इसे गलत पाया। तो ये भूल ना करें, या तो आप इस वीडियो को आप पूरी तरह से ना देखें, या देखें तो पूरी वीडियो को देखें। बीच में स्किप करके थोड़ा थोड़ा देखने से हमें कोई जानकारी, आधी अधूरी जानकारी से अच्छा है कि हमें जीरो नॉलेज रहे, क्योंकि जो आधी जानकारी होती है, अंग्रेजी में कहा जाता है कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आइए अब चर्चा को शुरू करूं तो सबसे पहले मैं महर्षि जेमिनी को प्रणाम करते हुए इस वीडियो को शुरू करती हूँ। उनके सूत्रों को जितना मैंने समझा है, मैं उस हिसाब से आपको बहुत ही सरल करके मैं बता रही हूँ। जहाँ भी ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, फोटोग्राफ्स की ज़रूरत पड़ेगी, मैं एडिटिंग के समय डालूंगी। आप इस वीडियो को बहुत प्रेम और स्नेह से देखिए। अब देखिए, अगर हमने पिछली बार बात की थी भाव और भावेश के बारे में, कि अगर आपके लग्नेश और अष्टमेश इन स्थितियों में हैं तो उसी जानकारी को आप यहाँ पर भी कैरी करेंगे इस वीडियो में भी। और यहाँ पर देखिए, जेमिनी ऋषि ने लगन, लग्नेश और अष्टमेश का जो सूत्र हमने पिछले वीडियो में दिया था, वो कई जेमिनी सूत्रों में से एक सूत्र है, तो उसको हम यहाँ पर भी यूज करने वाले हैं। पर आज हम बात शुरू करेंगे, जेमिनी महर्षि ने 5-6 बातें बताई हैं, बहुत सिंपल, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। आप अपनी कुंडली को खोलिए, या जिसका भी आप देखना चाहते हो आयुष्य, जिसकी भी आयुष्य को आप जानना चाहते हो, आप उनकी कुंडली को खोलिए और देखिए कि उनका लग्न चर राशि में है, स्थिर राशि में है, या द्विस्वभाव राशि में है, और उनका होरा लग्न। अब ये होरा लग्न क्या है हम पूछेंगे, तो अब इसको बताने के लिए फिर एक बहुत ही लंबा वीडियो बनाना पड़ेगा। पर उससे बेहतर है कि आप किसी भी ऐप में, ज्योतिष के अच्छे ऐप में, मैं नाम नहीं लूंगी, आप जाइए और किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको ज्योतिष के होरा लग्न HL लिखा हुआ आएगा। आपके 12 भावों में कहीं पर एक HL लिखा होगा, होरा लग्न लिखा होगा, यही आपका होरा लग्न है। अब अगर
लग्न आपका सेम सूत्र चलेगा, सेम फॉर्मूला चलेगा जो हमने पिछली वीडियो में बताया था। अब उस पर मैं ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करूंगी। आप उस चार्ट को ज़रूर देखिए, उस आप सामने रखिए। तो जो जो हमने बताया है कि स्थिर द्वि स्वभाव में दीर्घायु, ये जितने भी वो कॉलम बने हुए थे आप उनको दिमाग में रखिए। इस वीडियो को आप देखिए तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। सेम सूत्र रहेंगे अगर आपका लग्न और होरा लग्न दोनों चर है तो आप दीर्घायु हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका लग्न और होरा लग्न जिस भी राशि में है, जैसे हमने बताया था 1, 4, 7, 10 चर राशियां हैं, 2, 5, 8, 11 स्थिर राशियां हैं, 3, 6, 9, 12 ये बुध और गुरु बृहस्पति की राशियां द्वि स्वभाव राशियां हैं। तो आप उस चार्ट पे लिख लीजिए कि होरा लग्न और आपके लग्न कौन से नंबर पे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग कौन सी राशियां हैं। अब ये आपका चार्ट यहाँ पर भी आप वैसे ही बनाएंगे। दोनों के राशि को लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए कि दोनों द्वि स्वभाव राशि में है, चर राशि में है, या कोई एक स्थिर राशि में है, द्वि स्वभाव राशि में है, चर राशि में है, कोई एक चर राशि में है, कोई एक द्वि स्वभाव राशि में है, कोई एक स्थिर राशि में है, कोई एक चर राशि में है। और इसका जो भी कोरस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशन बनता है उस चार्ट में आप देखिए। मैं उस चार्ट को आपकी सुविधा के लिए एक बार पुनः यहाँ भी लगा दे रही हूँ, इसे आप देखते रहिए। और अब आप एक कागज पे लिख लीजिए। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है आपके आयु को बताने में, इंडिकेट करने में। पर ये एकमात्र इंडिकेटर नहीं है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। 5-6 नियम आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए तो फिर आप एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसके बाद आप एक और कॉलम बनाएंगे और फिर आप लग्नेश और अष्टमेश की जो हमने वहां पर पिछले वीडियो में बातें की थी, आप फिर से उस कॉम्बिनेशन को यहाँ पर लिखेंगे। पिछली वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत लोगों को लगा कि ये सूत्र लग रहा है, नहीं लग रहा है, बहुत सारी असमंजस और कंफ्यूजन की स्थिति को मैंने देखा। तो अब मैं आपको आगे बताती हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, पर ये कोई एकमात्र इंडिकेटर नहीं है और इसमें बहुत सारी गलत आप रिजल्ट्स को पा सकते हैं। अगर आपको फुल प्रूफ चाहिए तो ये आप इसको लग्न होरा लग्न के साथ लग्नेश और अष्टमेश की आप जो स्थिति है, जो चर राशि, द्वि स्वभाव राशि और स्थिर राशि की बातें हमने की थी, आप उनको भी लिखिए। अब मान लीजिए कि आपके लग्न और होरा लग्न में जो रिजल्ट आया वो अल्पायु आया और लग्नेश और अष्टमेश के जो नंबर्स आए और उसमें जो आपने चर, स्थिर और द्वि स्वभाव राशियों को देखा तो यहाँ पे मध्यायु आया। अब हम एक और कदम लेंगे और अब देखेंगे चंद्रमा और शनि की स्थिति कुंडली में क्या है। देखिए, चंद्रमा बचपन में मृत्यु के एक कारक के रूप में चंद्रमा की स्थिति को जब हम देखते हैं, बाल अरिष्ट दुर्योग में हम चंद्रमा के भी पोजीशन को देखते हैं, उनके रोल को देखते हैं। चंद्रमा एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है बचपन में जब मृत्यु होती है तो उसके लिए। और ऐसे भी हम अमावस्या योग या इस तरह के योग को देखते हैं तो चंद्रमा चूंकि एक सबसे तेज चलने वाला ग्रह है ज्योतिष जगत में, और शनि कर्म कारक हैं, दशम और एकादश भाव के सिग्निफिकेटर है, वहाँ के कारक हैं हमारी कुंडली में। और जब हम जन्म के साथ ही जब हम रोना शुरू करते हैं, सांस लेना शुरू करते हैं, तो हम अपने कर्म को करना शुरू कर देते हैं। और जब मृत्यु होती है तो हम आंखें बंद करके निस्तेज होके अपने कर्मों की समाप्ति करते हैं। तो इसी तरह शनि ग्रह को चूंकि कर्म कारक है, मृत्यु से जोड़कर देखा जाता है और ऐसे भी शनि को काल कहा जाता है और सबसे सूर्य से दूर सबसे धीमे चलने वाले ग्रह हैं। तो जहां एक और चंद्रमा सबसे तेज चलने वाले ग्रह हैं और शनि सबसे धीमे चलने वाले ग्रह हैं, इन दोनों की स्थिति को आप अपनी कुंडली में देखिए, क्योंकि ये आयुष्य के बहुत बड़े सूचक होते हैं। ये दोनों ग्रह अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में हैं तो यकीन मानिए आपको एक
सुखद और दीर्घ जीवन की ओर ये इशारा करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर एक तीसरे कॉलम में आप लिखिए चंद्रमा चर राशि में है या द्विस्वभाव राशि में है या स्थिर राशि में है, और शनि के भी पोजीशन को लिखिए कि शनि आपकी कुंडली में कौन सी राशि में है, कौन से नंबर की राशि में है। और जैसा कि हमने बताया, अगर आपके शनि और चंद्रमा 1, 4, 7, 10 चर राशियां हैं, 2, 5, 8, 11 स्थिर राशियां हैं और 3, 6, 9, 12 द्विस्वभाव राशियां हैं, तो चर राशि दीर्घ जीवन की ओर इंगित करती है, स्थिर राशियां अल्पायु होने की ओर इंगित करती हैं, और द्विस्वभाव राशियां जिनमें दोनों का स्वभाव है, चर राशियों का भी चलने वाला भी स्वभाव है और स्थिर रहने वाला भी स्वभाव है, तो ये मध्यायु की ओर इंडिकेट करती हैं, मध्यायु की सूचना देती हैं। अब जब आपने इन तीनों चीजों को लिख लिया, तब आप देखिए कि तीनों में क्या आया। अब अल्पायु, मध्यायु, दीर्घायु में अगर 2 बार कोई स्थिति आती है, 2 बार मध्यायु आती है, 2 बार अल्पायु आती है, 2 बार दीर्घायु आती है, तो डेफिनेटली ये मेजॉरिटी डिसीजन आपको दिखाता है कि आयु खंड उस तरह की रहेगी। अब अगर आप कहेंगे कि मेरे कैलकुलेशन में तीनों जो मुद्दे थे, एक लग्न होरा लग्न, शनि चंद्रमा और लग्नेश और अष्टमेश, तीनों ने 3 रिजल्ट्स दिए मुझे, एक में दीर्घायु आया, एक में मध्यायु, एक में अल्पायु, तो मैं क्या करूं। तो यहाँ आप बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए, ऐसी स्थिति में लग्न और होरा लग्न के रिजल्ट ही मान्य होंगे। वो इन सारे बाकी के जितने भी जो रिजल्ट्स आए हैं उसको ओवर पावर करेंगे, उसको सुपरसीड करेंगे और उस पर अपना दबदबा बनाएंगे। एक स्थिति और बनती है, अगर आपके चंद्रमा सप्तम भाव में हैं, अगर इस तरह की स्थिति है तो आप शनि और चंद्रमा वाले रिजल्ट को लेंगे। मारक भाव में चंद्रमा का होना एक ये बहुत बड़ी सूचना देता है कि इस खांचे में जो रिजल्ट आए हैं, अब शनि और चंद्रमा वाले कैलकुलेशन में अगर दीर्घायु आया है या मध्यायु आया है या अल्पायु आया है, अगर आपके तीनों रिजल्ट्स डिफरेंट हैं और आपके चंद्रमा अगर सप्तम भाव में नहीं है, तो हम लग्न और होरा लग्न के रिजल्ट को लेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन यदि आपके चंद्रमा सप्तम भाव में है तो हम शनि और चंद्रमा वाले रिजल्ट को ही मान्य मानेंगे, और यहाँ पर शनि और चंद्रमा वाले जो भी रिजल्ट है, मध्यायु, दीर्घायु, अल्पायु, वो मान्य रहेगा। बात यहाँ पे ही खत्म नहीं हो जाती, और ये तो ट्रेलर था। अब पूरी मूवी देखने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में आत्मकारक ग्रह की चर्चा की थी। कुंडली में जो सबसे ज्यादा डिग्री का ग्रह होता है वो आत्मकारक ग्रह की संज्ञा पाता है, और वो हमारे जीवन में बहुत प्रभाव रखता है। आत्मकारक ग्रह हमें बना सकता है, हमें बिगाड़ सकता है। दुनिया के जितने भी कामयाब बड़े नामी गिरामी लोग हैं, आप उनकी कुंडली में उनके आत्मकारक ग्रह की स्थिति को देखिए और समझिए कि उन्हें कामयाबी के उस चरम शिखर पर लाने में उनके आत्मकारक ग्रह, भले ही कुंडली के अकारक ग्रह हों, कितनी बड़ी क्षमता रखते हैं। अब अगर आत्मकारक ग्रह केंद्र में है, यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं, जो हमारे इंग्लिश व्यूअर्स हैं, तो उन्होंने कहा है कि आप नंबर्स को इंग्लिश में बोलिए और जो भाव हैं उनको एक बार आप इंग्लिश में भी बोला कीजिए, तो समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। तो उनके लिए मैं बता दूं कि 1, 4, 7 and 10th zodiac signs belong to movable signs. Similarly, 2, 5, 8 and 11 zodiac signs belong to fixed signs. 3, 6, 9 and 12 zodiac signs belong to dual signs. 1, 4, 7 and 10 zodiacal signs are called movable signs. 2, 5, 8, 11 zodiacal signs are known as fixed signs, and 3, 6, 9 and 12 zodiacal signs are called dual signs because they exhibit the properties of both fixed and movable signs. अब बात करूंगी भाव की। तो ये जो 1, 4, 7, 10 भाव हैं, उन्हें केंद्र का भाव, 2, 5, 8, 11 पनफर
और 3, 6, 9, 12 को एपोक्लिम भाव कहा जाता है। अगर अंग्रेजी में बोलूं तो 1, 4, 7 and 10th houses are known as angular houses. 2, 5, 8, 11 are called succeedent houses because they succeed the angular houses, and similarly 3, 6, 9 and 12 zodiac signs belonging to Mercury and Jupiter, they are known as cadent houses. तो अब मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं, यदि आपके आत्मकारक ग्रह केंद्र के भाव में हैं, एंगुलर हाउसेस में हैं, तो आप दीर्घायु। पनफर हाउसेस में हैं, पनफर भाव में हैं, 2, 5, 8, 11 में हैं तो मध्यायु। और यदि आपके आत्मकारक ग्रह एपोक्लिम भाव या केडेंट हाउसेस में हैं तो आप अल्पायु होने की ओर इशारा करते हैं। ये एक हमने जेमिनी सूत्र दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सटीक बैठता है। अब यहाँ पर एक चीज आप और ध्यान रखिए, सिर्फ इतनी सिंपल बात नहीं है। अगर आपके आत्मकारक ग्रह लग्न में है, तीसरे भाव में है या सप्तम भाव में है, इफ योर आत्मकारक प्लैनेट इज इन लग्न, एसेंडेंट हाउस, फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस और सेवेंथ हाउस, तो ये चीज़ों को, रिजल्ट्स को बदलने का मादा रखते हैं। तो अब अगर यहाँ पर आप खास करके अगर सप्तम भाव में आपके आत्मकारक हैं और आपको बाकी सारे इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि मध्यायु हैं या दीर्घायु हैं या अल्पायु हैं, तो यहाँ पे वो 100% रिजल्ट्स को चेंज कर देगा। मध्यायु से हो सकता है आपको दीर्घायु बना दे, अल्पायु बना दे। अल्पायु से हो सकता है आपको दीर्घायु बना दे, मध्यायु बना दे। और अगर दीर्घायु रिजल्ट्स आते हैं तो और अगर दीर्घायु रिजल्ट आता है तो हो सकता है आपको मध्यायु या अल्पायु बना दें। ये बहुत बड़ा जेमिनी सूत्र है। इसे आप रीड करते समय, कुंडली को रीड करते समय और आयुष्य की गणना करते समय इस सूत्र को हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा। एक दूसरा सूत्र ये भी है, महर्षि जेमिनी द्वारा प्रतिपादित एक दूसरा सूत्र ये भी है कि आप सिंपल अष्टमेश के पोजीशन को देखिए। क्या आपके अष्टमेश केंद्र में हैं तो आप डेफिनेटली दीर्घायु हैं। पनफर भाव में है, अगर 2, 5, 8, 11 भाव में हैं तो आप मध्यायु हैं। अष्टमेश, आपकी कुंडली के अष्टमेश, आपके लग्न से जो अष्टम भाव के स्वामी हैं, मैं उनकी बात कर रही हूं। और यदि वो एपोक्लिम भाव में 3, 6, 9, 12 में हैं तो आपको अल्पायु होने की ओर इशारा करते हैं। अब एक लास्ट में एक और सूत्र है, आत्मकारक ग्रह जहां भी बैठा है वहां से आप अष्टम भाव गिनिए। अगर आपके आत्मकारक ग्रह समझिए कि अष्टम भाव में बैठे हैं तो वहां से अष्टम तृतीय भाव में आप देखिए कौन सी राशि आती है, तो वहां से अष्टम भाव का स्वामी कहां बैठा है। अगर वो आत्मकारक ग्रह से केंद्र में बैठा है, अब देखिए मैं कुंडली के केंद्र के भावों की चर्चा नहीं कर रही हूं, आप यहां पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, आप यहां पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं अब आत्मकारक से जो अष्टमेश बनते हैं, आत्मकारक ग्रह जहां बैठा हुआ है वहां से अगर जो अष्टम भाव के स्वामी हैं वो आत्मकारक ग्रह से केंद्र में बैठे हों, 4 या युति में बैठे हों या 4 या केंद्र में बैठे हों, 1, 4, 7, 10 की पोजीशन में बैठे हों तो आप डेफिनेटली दीर्घायु हैं। और यहाँ से अगर वो 2, 5, 8, 11वें भाव में बैठे हैं तो आप मध्यायु। और अगर यहाँ से आपके आत्मकारक ग्रह से 3, 6, 9, 12 के पोजीशन पे बैठे हुए हैं तो ये अल्पायु होने की ओर इशारा करते हैं। अब यहाँ पर भी जैसे हमने चंद्रमा और शनि में बातें बताई कि यदि चंद्रमा आपके सप्तम भाव में है तो रिजल्ट्स को चेंज कर देते हैं, सेम अगर आपके आत्मकारक ग्रह सप्तम भाव में हैं तो ये आपके जो रिजल्ट्स जो अभी आपको मिले दीर्घायु, मध्यायु और अल्पायु होने की, इन सारे सूत्रों को लगा के जो भी आपकी फाइनल जो आपके रिजल्ट आएंगे उनको चेंज करने का मादा रखते हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मकारक ग्रह यदि सप्तम भाव में है तो यहाँ से वो लग्न को देख रहे हैं और आपके रिजल्ट्स को चेंज। अब यदि आपको अल्पायु भी आता है ना, तो ये 100% आपको मध्यायु या दीर्घायु बनाएंगे। ये जो मैं एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगी उससे आपको ये रूल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप इस वीडियो को, सिंपल है, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। इस वीडियो को आप 2 बार ज़रूर देखिए। और एग्जाम्पल हमने एक पॉपुलर चार्ट, ये जो एग्जाम्पल चार्ट मैं दे रही हूँ, जो पॉपुलर बर्थ टाइम है मिसेस इंदिरा गांधी, जो भारत की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, उनकी, और आप इनके चार्ट को देखिए। ये चार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। इनके चार्ट में आप जब वो सारे रूल्स निकालेंगे, लगाएंगे, तो आप इनको दीर्घायु पाएंगे। तो हालांकि हमने पिछले वीडियो में कहा है कि दीर्घायु का मतलब 64 साल से 120 साल की उम्र को हम दीर्घायु के श्रेणी में ही मानते हैं। पर अगर आप इनको मध्यायु मानते हैं, क्योंकि ये 66 साल में मैडम, तो पर अगर आप इनको मध्यायु भी, बहुत लोग इन्हें मध्यायु भी मानते हैं और बहुत अकस्मात तरीके से इनकी क्या की गई थी, तो उसके बारे में भी अगर आपके मन में प्रश्न उठता है कि जब ये सारे पैरामीटर्स में दीर्घायु आई तो ये क्यों नहीं 90+ या 80+ भी जा पाई। तो यहाँ पर देखिए, यही वाला नियम जो आप इनकी कुंडली में देखेंगे। एक तो सबसे बड़ी बात, यदि आपकी कुंडली में, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी इस रूल को, पहले आप समझ लीजिए। इनके लग्न को आप देखिए। लग्न में आत्मकारक ग्रह शनि 21 डिग्री अश्लेषा नक्षत्र के बैठे हुए हैं। अश्लेषा नक्षत्र नागों का नक्षत्र है। जैसे सर्प ऐसे टेढ़े मेढ़े होके अपना रास्ता, जो उसका लक्ष्य है, उसको पा लेता है, तो पॉलिटिक्स के लिए अश्लेषा नक्षत्र को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसे लोग किसी भी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के वो अपने रास्ते पे निकल जाते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि चंद्रमा जब सप्तम में है, तो यहाँ पर हम चंद्रमा के सप्तम वाले रूल को लगाएंगे। और आत्मकारक, जब भी हमने बात की कि जब भी लग्न तीसरे घर या सप्तम घर में हो तो रिजल्ट्स को चेंज करने की कुवत रखते हैं, मादा रखते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने दीर्घायु को चेंज करके मध्यायु कर दिया, जो बहुत सारी अच्छी बातें हैं। मैडम गांधी के चार्ट में वो आप देख सकते हैं। लग्नेश और सप्तमेश का परिवर्तन योग है और द्वितीयेश और पंचमेश का परिवर्तन योग है। कहा जाता है, भृगुनंदी नाड़ी में कहा जाता है कि अगर एक परिवर्तन योग भी मिल जाता है तो ये 100 राजयोगों के बराबर है। यहाँ आप देखेंगे कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी के चार्ट में 2-2 परिवर्तन योग हैं। कितनी शानदार पारी उनकी, राजनीतिक जीवन की एक शानदार पारी को खेल कर गई। और डेफिनेटली उनके महादशा अंतरदशा में कुछ उतार चढ़ाव के हिसाब से उनका राजनीतिक जीवन भी उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा। लेकिन एक कर्क लग्न की कुंडली, और उसमें आप जेमिनी महर्षि के आयुष्य की बात हमने जितनी भी की है, आप उनको लगा कर देखिए और आपको डेफिनेटली इन सूत्रों को जो मैंने बताया है उस पर आप मनन कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। आपको मैंने जो बातें बतानी चाहिए, क्या उन बातों को आप अच्छे से समझ पाए। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, आपके दीर्घ जीवन की कामना करती हूँ और एक बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में आपसे भेंट होगी। मृत्यु पर बस इतना ही। आप इन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखिए और कमेंट कीजिए। मेरे चैनल से जुड़िए, मैं हर बार आग्रह करती हूँ। नए दर्शकों का मैं अभिवादन करती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं, कमेंट्स करते हैं, मेरा उत्साह बढ़ाते हैं। और मेरे वीडियो से अगर आपको कुछ भी सीखने को, नई बातें जानने को मिली तो मैं उसके लिए खुद को धन्य समझती हूँ। मिलती हूँ एक बहुत जल्दी नई वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।